हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कल मैंने लाभ हानि खाते को डिटेल से समझाया था और उस पर डिस्कशन किया था, और आज हम लाभ हानि खाते से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2010 को लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। तो इससे जो सूचनाएं दी हुई हैं इससे आपको लाभ हानि खाता तैयार करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ, सकल लाभ दिया हुआ 12,950 रुपये का, वेतन एवं मजदूरी दी हुई है 4,200 रुपये, किराया एवं कर दिया हुआ 1,200 रुपये, बीमा 200 रुपये दिया हुआ है। इसके अलावा कमीशन दिया हुआ है 400 रुपये, मरम्मत 625 रुपये, यात्रा व्यय 275 रुपये, विज्ञापन 350 रुपये, स्टेशनरी 260 रुपये, प्राप्त छूट 1250 रुपये, डाक व्यय 330 रुपये, व्यापारिक व्यय 225 रुपये और छूट यानी डिस्काउंट अलाउड 375 रुपये। क्वेश्चन नंबर ये 3 है और ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 3 वाले को मैं आपको समझाता हूँ। 4th नंबर क्वेश्चंस को, 4th नंबर और 5th नंबर को आपका होमवर्क है, ये आप घर से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लाभ हानि खाते का जो प्रारूप मैंने बताया था उसमें देखिए, ऊपर लिख लेंगे आप लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। इधर ऋणी पक्ष आ जाएगा ये वाला आपका, और ये ऋणी पक्ष हो जाएगा, और ये आपका धनी पक्ष हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया हुआ था ऊपर सकल लाभ दिया हुआ था, तो सकल लाभ व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में डिफरेंस आया करता है, इसलिए उसे लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में हस्तांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सकल लाभ आगे लाए 12,950 रुपये लिख दिया आपने, 12,950 रुपये। अब क्रम से आप एक एक चीज़ देखेंगे और उसको लिखते चले जाएंगे। अगली एंट्री में जो दिया हुआ था, वेतन एवं मजदूरी 4,200 रुपये। मैंने आपको बताया था जब मजदूरी पहले दी होती है तो मजदूरी आपका प्रत्यक्ष व्यय होती है और आपके व्यापार खाते के ऋणी में लिखते हैं। लेकिन जब वेतन वर्ड पहले दिया हो तो वेतन आपका अप्रत्यक्ष व्यय होता है, इसलिए इसको लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखा जाएगा और दोनों को एक साथ लिख देंगे। अगर मजदूरी वर्ड पहले दिया होता तो दोनों को एक साथ व्यापार खाते में लिखते, लेकिन यहाँ पर वेतन दिया, वेतन अप्रत्यक्ष व्यय है और अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाते में के ऋणी में 4,200 रुपये देखिए यहाँ पर लिख दिया आपने। वेतन एवं मजदूरी 4,200 रुपये। इसके जस्ट बाद देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में किराया एवं कर, तो किराया और कर जो है ये भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है, ये भी लाभ हानि खाते के ऋणी में लिख देंगे। देखिए किराया एवं कर 1,200 रुपये। इसके बाद देखिए आ जाएगा आपके क्वेश्चंस में बीमा 200 रुपये, तो बीमा भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है, लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखेंगे। तो बीमा खाते का देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका बीमा खाते का 200 रुपये। इसके बाद देखिए अब दिया हुआ था यहाँ पर कमीशन। अब यहाँ पर देखें कमीशन 400 रुपये दिया हुआ। अब कमीशन के सामने इसने ये नहीं बताया था कि ये कमीशन मिला है या कमीशन दिया है। अगर कमीशन हम किसी को देते हैं तो ऋणी होता है, ऋणी पक्ष में लिखा जाता, कमीशन मिलता है तो धनी पक्ष में। जब क्वेश्चन में ऋणी धनी ना लिखा हो, मिला या दिया ना लिखा हो, तो हमेशा इसे ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा। तो कमीशन 400 रुपये ऋणी में लिख देंगे। 400 रुपये देखिए कमीशन खाते का 400 रुपये हो गया। ऋणी में का लिखते हैं और धनी में से लिखते हैं। इसके बाद कमीशन के बाद आता है आपका नेक्स्ट मरम्मत, तो मरम्मत भी ऋणी में लिखेंगे। मरम्मत भी इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय है आपका 625 रुपये। तो देखिए मरम्मत खाते का 625 रुपये ऋणी में आ गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, यात्रा व्यय ये भी इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय है, लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखा जाएगा। ये भी आ गया देखिए यात्रा व्यय खाते का 275 रुपये। इसके बाद आ जाएगा आपका ये यात्रा के बाद विज्ञापन व्यय, स्टेशनरी
विज्ञापन के 350 रुपये, स्टेशनरी के 260 रुपये, और ये दोनों भी ऋणी में आएंगे क्योंकि अप्रत्यक्ष व्यय हैं। देखिए विज्ञापन खाते का, स्टेशनरी खाते का 350 और 260 रुपये। अब आता है प्राप्त छूट। क्या लिखा हुआ है? प्राप्त छूट। अब छूट जब हमें प्राप्त होगी तो ये हमारे लिए इनकम आय होगी, और आय जो है वो लिखी जाती है लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में। तो प्राप्त छूट इसमें कह दिया था, इसलिए लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिख देंगे प्राप्त छूट खाते से 1250 रुपये। इसके बाद देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। डाक व्यय, ये भी अप्रत्यक्ष व्यय है, लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखेंगे। कितना? 330 रुपये। व्यापारिक व्यय, ये भी लाभ हानि खाते के ऋणी में 225 रुपये। और डिस्काउंट अलाउड यानी छूट दी है जो, तो ये भी खर्चा है, व्यय है, लाभ हानि खाते के ऋणी में लिख देंगे तीनों आइटम। तो तीनों आइटम देखिए, तीनों मदें जो हैं लाभ हानि खाते के ऋणी में लिख दी गई, यानी कि ये आपका क्या, डाक व्यय 360 रुपये, व्यापारिक डाक व्यय खाते का 360 रुपये, व्यापारिक व्यय खाते का 225 रुपये, छूट खाते का 375 रुपये। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि ऋणी का योग ज़्यादा है या धनी का योग ज़्यादा। तो ऋणी का जैसे कि 12,950 और 1,250, 13,000 करीब 200 रुपये हो रहा है इधर। तो 14,200 रुपये हो रहा, 13 और ये 1,000, 14,200। अब इधर थोड़ा आइडिया लगा लें। देखो 4,000 एक था, 5,000 एक था, 5,000 5,000, अब 6,000 यहाँ तक हो जाएगा। 4 एक 5, 6 7 8 8,000 रुपये है, यानी कि ऋणी पक्ष का टोटल हमें कम लग रहा। थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा। तो अब इसके दो तरीके हैं प्रॉफिट निकालने के। सबसे पहले धनी पक्ष का टोटल आप रफ से कर लीजिएगा। तो धनी पक्ष का जो टोटल आया था वो आया था आपका, आप देख रहे हैं 14,200 रुपये। ऐसे ही ऋणी पक्ष का टोटल कर लीजिए। ये हो गया देखिए 14,200 रुपये, ठीक है। ऐसे ही ऋणी पक्ष का टोटल, तो ऋणी पक्ष का टोटल आप कहाँ तक करेंगे, यानी कि ये टोटल यहाँ 4,200 से शुरू करेंगे और ये नीचे ग्रॉस प्रॉफिट से ये आपका यहाँ तक 375 तक, यानी कि कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है, 4,200 रुपये से लेकर 375 रुपये तक टोटल करा। तो धनी पक्ष का जो टोटल है वो आया है आपका सब धनी पक्ष का जो टोटल आया था वो 14,200 आया था, और ऋणी पक्ष का जो टोटल आया है वो 8,440 आएगा, 8,440। अब इसमें से इसे माइनस करिएगा, तो माइनस करेंगे तो देखिए 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7 और 13 में से 8 जाएगा 5। तो ये आपका 5,760 रुपये आपका, यानी कि धनी पक्ष का टोटल जब ज़्यादा होता है इसका मतलब इनकम ज़्यादा था। ऋणी पक्ष का टोटल खर्चे कम थे, इनकम ज़्यादा और खर्चे कम हो जाए, आय ज़्यादा और खर्चे कम हो जाए तो होता है शुद्ध लाभ, और खर्चों का टोटल अगर ज़्यादा हो जाता और आय कम हो जाती तो शुद्ध हानि। तो आपका शुद्ध लाभ कितना निकल के आया, 5,760 रुपये। और इसे लिख देंगे आप पूंजी, शुद्ध लाभ पूंजी खाते में अंतरित, यानी कि इसे कहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, पूंजी खाते में। भाई लाभ होगा तो हमारी पूंजी बढ़ेगी तो पूंजी में जुड़ जाएगा जाकर, ये हानि होगी तो हमारी पूंजी जो हमने रुपया बिजनेस में लगाया था वो कम हो जाता तो उसमें से माइनस कर दिया जाता। तो ये आपका बन गया लाभ हानि खाता। अब देखिए एक तरीका और है इसका टोटल करने का। एक तरीका ये है इसको डिफरेंस निकालने का कि आपने क्रेडिट पक्ष का टोटल 14,200 कर दिया,
अब 14,200 टोटल क्रेडिट का ज़्यादा था, जो ज़्यादा टोटल है वही रख देते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पर 14,200 ये टोटल रख दिया। अब इसे रखने के बाद अब आप अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर कैसे निकालेंगे देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर 5 आया 625 में, फिर 275 में इकाई का अंक 5 है, तो 5 5 10 इकाई की तरफ से करते हैं। 10 और 5 15 और 5 20, 20 हो गया। और यहाँ पर आपको 14,200 में इकाई का अंक 0 है तो 0 लाना है। तो 20 में अगर यहाँ पर जो शुद्ध लाभ निकाल रहे हैं अगर 1 लिख दिया तो 20 और 1 21 मिलकर हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखना है आपको, 0 लिखना है। तो 20 का 0 हो गया, 0 लिख दिया यहाँ पर। अब 2 हासिल हो गए, 2 हासिल। अब देखिए दाही के अंक पे, यानी कि 2 और 2 4, 2 और 2 4, 625 पर 2 है तो 4 हो गए। 4 और 7 4 11, 11 और 5 16, 11 5 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 7 27 और 7 7 34 होते हैं। 34 में कितने और जोड़ दें, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 34 में 6 और जोड़ दीजिए, तो 6 अंतर यहाँ पर डाल दिया, 34 और 6 40 का 0 आ गया यहाँ पर। अब 4 हासिल हो गए, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 2 27, 27 और 3 30, 30 2 32, 32 और 3 35। 35 में आप कितना जोड़ दें, ये 2 आ जाएगा, तो 35 के बाद 2 कहाँ पे आता है, 42 पे, तो 35 में 7 जोड़ दिए, 35 और 7 42 का 2 हो गया। हासिल 4 हो गए, 4 4 8 1 9, 9 में कितना और जोड़ दीजिए कि 14 आ जाए, तो 9 में 5 जोड़ दिया तो 14 आ गया। इस तरीके से भी आप अंतर निकाल लेते हैं, इससे आपको रफ पर करने की ज़रूरत नहीं होती। जिधर का टोटल ज़्यादा हो वो टोटल रख दीजिएगा और अंतर डाल लीजिएगा, तो जो अंतर होगा वो शुद्ध लाभ होगा। यह अंतर एक तरीके से यही समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल है 12, तो 5 में कितना और जोड़ें, 12 आ जाएगा। तो 5 में कितना कम पड़ रहा, 7 कम पड़ रहा, तो 7 यहाँ डाल दीजिए तब भी 12 आ जाएगा, चाहे 12 में से 5 को माइनस कर दीजिए तब भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रफ पे नहीं करना पड़ता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखें आप, इस क्वेश्चन में आपसे व्यापार और लाभ हानि दोनों एक साथ खाते बनवाए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम, और ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप करने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर लिखकर पूछ लीजिएगा कि ये चीज़ कहाँ पर जाएगी। डेबिट में लिखेंगे, ऋणी में या धनी में, ये सब पूछ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा था, सर्व श्री रामलाल दीनदयाल के निम्नलिखित खातों के शेषों से 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित व्यापार खाता एवं लाभानी खाता बनाना। तो इसमें कंबाइंड में बनाना है। व्यापार खाते की भी कुछ मदें दी होंगी, कुछ लाभानी खाते की भी मदें दी होंगी। आपको उसमें से पहचान के व्यापार खाते की ऋणी की व्यापार खाते की ऋणी में लिख दीजिएगा, धनी का धनी में लिख दीजिएगा। ऐसे ही लाभानी खाते की ऋणी की मदें ऋणी में लिख दीजिएगा और लाभानी खाते की धनी की जो मदें हैं वो धनी में लिख दीजिएगा, तो आपका कंबाइंड में बन जाएगा। तो इसमें देखिए प्रारंभिक रहतिया जैसे दिया हुआ, तो आपको पहले ही मैंने व्यापार खाता जब समझाया था तो आपको बताया था प्रारंभिक रहतिया व्यापार खाते के ऋणी में लिखा जाता, क्रय व्यापार खाते के ऋणी में लिखा जाता। अगर क्रय वापसी होती तो इसमें से माइनस हो जाती है, घट जाती। विक्रय व्यापार खाते के धनी में लिखा जाता। वेतन ये लाभानी खाते के ऋणी में लिखा जाता। मरम्मत लाभानी खाते के ऋणी में। बिक्री वापसी विक्रय में से माइनस करना है। विज्ञापन लाभानी खाते के ऋणी में लिखा जाएगा। अप्रत्यक्ष व्यय है ये। और डाक व्यय ये भी अप्रत्यक्ष व्यय है, लाभानी खाते के ऋणी में लिखा जाएगा। भाड़ा ये प्रत्यक्ष व्यय है, माल तैयार होने से पहले, यानी कच्चा माल हम खरीद के लाएं उस पर भाड़ा दिया होगा। देखिए भाड़ा 2 प्रकार का होता है, एक भाड़ा आगम या आगत या भाड़ा बाह्य। अगर आगत बाह्य कह दे तो आगत का मतलब होता माल लाने पर, ये क्रय से संबंधित हो गया, माल बनाने से पहले का, तो इसे व्यापार खाते में लिखेंगे। और भाड़ा बाह्य कह दे तो ये माल बेचने पर हो गया, बेचने का मतलब विक्रय से संबंधित हो गया, तो इसे लाभानी खाते के ऋणी में लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे,
तो हम आगम समझेंगे और व्यापार खाते के ऋणी में उसको लिखेंगे। मजदूरी माल तैयार होने से पहले का है, क्योंकि मजदूर पहले ही लगाए जाते हैं, तो ये भी प्रोडक्शन से संबंधित है खर्चा, तो इसे व्यापार खाते के ऋणी में लिखेंगे। व्यापार व्यय ये दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखा जाएगा। अंतिम रहतिया व्यापार खाते के धनी में लिखा जाएगा। तो इससे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर को मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 7 नंबर आप खुद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो अब ऊपर क्या लिखेंगे, दोनों खाते एक साथ में बना रहे हैं, तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता लिख दिया आपने 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। इधर ऋणी पक्ष हो गया, इधर धनी पक्ष। ऋणी में का लिखते हैं और धनी में से लिखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपका सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो प्रारंभिक रहतिया 6340 रुपये लिख देंगे। देखिए 6340 रुपये प्रारंभिक रहतिया खाते का ऋणी में लिख दिया। इसके बाद देखिए किराया दिया हुआ था 36,460 रुपये, और क्वेश्चन में क्रय वापसी है नहीं। जब क्रय वापसी नहीं होती है तो क्रय को डायरेक्ट किसमें, धनराशि वाले कॉलम में लिख देते हैं, घटाना नहीं होता। तो क्रय को डायरेक्ट लिख देंगे 36,460 रुपये। देखिए 36,460 रुपये क्रय लिख दिया, 36,460 रुपये। इसके बाद देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर विक्रय दिया हुआ था 50,410, लेकिन नीचे ये विक्रय वापसी भी दी हुई थी, तो विक्रय को अंदर लिखेंगे। पहले हम देख लेंगे क्रय वापसी और विक्रय वापसी तो क्वेश्चन में नहीं है, अगर हैं तो अंदर यानी कि धनराशि में नहीं लिखेंगे, और अगर है तो धनराशि में लिखेंगे। तो विक्रय को अंदर लिखेंगे यानी कि अमाउंट में नहीं लिखेंगे। तो ये विक्रय खाते का देखिए विवरण में, अंदर का मतलब है विवरण, तो 50,410 लिख दिया, क्योंकि इसमें से माइनस करनी थी विक्रय वापसी। अब देखिए विक्रय वापसी चाहो तो यहाँ देखकर पहले ही माइनस कर लीजिएगा, चाहो तो वहाँ जगह छोड़ दीजिए, बाद में माइनस कर लीजिए। विक्रय वापसी कितना हो गया आपका 850 रुपये। देखिए यहाँ पर विक्रय वापसी जो है उसकी धनराशि 850 रुपये है। क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, तो 6 नंबर में विक्रय वापसी 850 रुपये। तो 850 रुपये ये विक्रय वापसी को जब माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 49,560 रुपये। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए विक्रय वापसी के बाद आप क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में, क्रम में ही लिखिएगा। अगर दोनों ज्वाइंट में बना लीजिएगा, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट छोटा बनता है इसलिए थोड़ी जगह कम छोड़ते हैं, और नीचे आप यानी कि लाभ हानि खाता बनाइए, तो लाभ हानि खाता के लिए जगह छोड़ते हैं। अगर व्यापार खाते की ऋणी की है तो व्यापार खाते की ऋणी में लिख दीजिए, लाभ हानि खाते के दौरान, जैसे कि वेतन के लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखेंगे क्योंकि अप्रत्यक्ष व्यय है। तो वेतन देखिए अप्रत्यक्ष व्यय यानी कि वेतन खाते का, ये हमने ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दी थी, उसमें देखकर कितनी मदें हैं उसके हिसाब से, तो हमने वेतन खाते का लिख दिया 3260 रुपये। इसके बाद हमने मरम्मत 230 रुपये, ये भी मरम्मत खाते का लाभ हानि खाते में लिख देंगे, 230 रुपये ये लिखा हुआ। इसके बाद मरम्मत के बाद आता है आपका, मरम्मत के बाद विक्रय वापसी तो माइनस कर ही चुके, विज्ञापन डाक व्यय, ये दोनों ही अप्रत्यक्ष व्यय हैं, 360 और 520, 360 विज्ञापन और डाक व्यय खाते का 520 ये लाभ हानि खाते के ऋणी में लिखा जाएगा, अप्रत्यक्ष व्यय है। इसके बाद आता है विज्ञापन के बाद भाड़ा, देखिए यहाँ पर आ गया, तो भाड़ा मैंने बताया था इसमें आगम या बाह्य नहीं दिया हुआ तो आगम मानेंगे, और माल तैयार होने से पहले का है, माल के क्रय से संबंधित है, इसलिए इसे व्यापार खाते के ऋणी में लिखेंगे, प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। तो भाड़ा देखिएगा व्यापार खाते के ऋणी में लिख दिया आपका 730 रुपये। इसके बाद देखिए मजदूरी जो दी हुई है वो भी आपका व्यापार खाते में लिखेंगे क्योंकि ये भी प्रत्यक्ष व्यय है, और 960 रुपये मजदूरी व्यापार खाते के ऋणी में 960 रुपये लिख दिया। इसके बाद आता है व्यापार व्यय, व्यापार व्यय अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, लाभ हानि खाते में के ऋणी में लिख देंगे व्यापार व्यय 380 रुपये। इसके बाद अंतिम रहतिया मैंने बताया था, प्रारंभिक रहतिया जो लिखा जाता है वो व्यापार खाते के ऋणी में लिखा जाता, और अंतिम रहतिया व्यापार खाते के धनी में लिखा जाता। तो व्यापार खाते के धनी में अंतिम रहतिया 7,290 रुपये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। पहले देख लेंगे कि ऋणी का टोटल ज़्यादा है या धनी का। देखिए 49 और 6, 49 और 7, 56,000 इधर का टोटल हो रहा। इधर का आप देखें अगर तो 36, 6, 42, 43, 44,000 हो रहा है, इसका मतलब धनी का टोटल ज़्यादा है। तो धनी का टोटल आ गया आपका 56,850।
यही 56,850 आपने टोटल करा, और 56,850 जो टोटल ज़्यादा होता वही दूसरी साइड में लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब मैंने आपको जैसे अंतर डालना बताया था, चाहें तो वैसे अंतर डाल दीजिए आप, चाहो तो धनी का टोटल रफ पे कर लीजिएगा, ऋणी का कर लीजिएगा। धनी वाले में अगर धनी का टोटल ज़्यादा है तो ऋणी को टोटल को माइनस कर दीजिए, यानी कि विक्रय का टोटल और अंतिम रहतिये का ज़्यादा होगा, और किराए और ये प्रत्यक्ष व्ययों का टोटल अगर कम होगा, यानी खर्चों का टोटल कम है, तो आपको लाभ होगा, और उस लाभ को क्या कहेंगे हम? सकल लाभ। मैंने बताया था व्यापार खाते में जो लाभ आता है उसे सकल लाभ कहते हैं। दूसरा अंतर डालना मैंने बताया था, तो अंतर कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर देखें तो 0,0,0 इकाई का अंक है, और यहाँ 50 में भी आपको 0 लाना इकाई के अंक पर, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, 0 आ जाएगा। अगर 1 लिख दिया तो 1 आने लगे, लेकिन आपको पर 0 लाना था। आप देखें ढाई के अंक पे 4, 6, 10, 10, 3, 13, 13 और 6 19 होता है। अभी आपने सकल लाभ लिखा नहीं, वो तो अंतर लिख रहे हैं। 19 में कितने जोड़े? 5 आ जाएंगे। 19 में 6 जोड़ दीजिएगा, 50। 19 6 25 के 5 आ गया, 2 हासिल हो गया, 2 3 5 4 9, 9 7 16, 16 और 9 25 होता है। 25 में कितना जोड़ दीजिए? 8 आ जाएगा। 25 में 3 जोड़ दीजिएगा, 25 3 28 के 8 होगा। यहाँ से लगा 2, 2 6 8, 8 6 14, 14 में कितना जोड़ें? 6 आ जाएगा। 14 में 2 जोड़ दीजिए, 16 के 6 होगा। यहाँ से लगा 1 और 3 4, 1 हासिल और 3 ये लिखे हुए 4, 4 में कितना जोड़ दीजिएगा? 1 जोड़ दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो अंतर कितना आया? 12,360 रुपये। ये आपका सकल लाभ आ गया। और मैंने बताया था सकल लाभ ऋणी में आता है तो उसको लाभ हानि खाते के धनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि सकल लाभ यहाँ लिखेंगे, सकल लाभ आगे ले गए, आगे खाते में ले जाना है, और ये लाए हैं पीछे खाते से, तो यहाँ लिखेंगे सकल लाभ आगे लाए। कितना आ गया? 12,360 रुपये। अब ये यहाँ भी यही करना है, यहाँ पर भी टोटल जो है 12,360 ज़्यादा है, क्योंकि इधर 3-4 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं, 3,260 रुपये। ये एक अंदाज़ लगा लेते हैं, 4,000 ये 4,500 पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब सकल लाभ आपका ज़्यादा था, और खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव जो हुए हैं वो कम हुए। खर्चे जब कम हो जाए, लाभ ज़्यादा हो, तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों व्यय माइनस हो जाते हैं तो उस लाभ को हम शुद्ध लाभ कहते हैं, और शुद्ध लाभ को हम पूंजी में हस्तांतरित कर देते हैं। तो अब देखिएगा 12,360 टोटल ज़्यादा था, यही ज़्यादा वाला टोटल आपने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ तक के टोटल से 3,260 से लेकर 380 तक के टोटल को आप देख लीजिएगा। यहाँ तक का चाहो तो रफ पर टोटल कर लीजिएगा, और 12,360 में से माइनस कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट बच जाएगा वो 7,610 बच जाएगा। और दूसरा मैंने अंतर डालने का तरीका बताया था। देखिए इकाई के अंक पर 0,0,0 है, यहाँ पर 12,360 में भी इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर 0 अंतर पड़ेगा तभी 0 आएगा। इसके बाद देखिए दहाई के अंक पे 6 3 9 9 6 15, 15 2 17, 17 और 8 25 होते हैं, और लाना है आपको। टोटल है 12,360, 360 पे दहाई का अंक 6 है, तो 6 25 हो गए। 25 में कितने और जोड़ दें? 1 और जोड़ दीजिएगा, 26 का 6 आ जाएगा। हासिल 2 2 4 2 6 6 3 9 9 5 9 5 14, 14 3 17। 17 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 3 आ जाए, तो 17 के बाद 23 पर 3 आता है। 17 में 6 जोड़ दीजिए, 17 6 23 के 3, हासिल लगा 2 2 और 3 5। 5 में कितना जोड़ दीजिएगा? 12 आ जाएगा। 5 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, और ये आपका शुद्ध लाभ आ गया। शुद्ध लाभ को पूंजी में हस्तांतरित कर देते हैं, यानी शुद्ध लाभ जब आगे आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में, यानी कि दायित्व पक्ष में पूंजी को लिखेंगे। तो शुद्ध लाभ से तो हमारी पूंजी जो है, जैसे मान लीजिए 1 साल के पहले आपने 50,000 रुपये पूंजी लगाई थी, और 1 साल में 7,610 रुपये आपका शुद्ध लाभ हुआ, तो लाभ से आपकी पूंजी क्या होगी? बढ़ जाएगी, तो पूंजी में जोड़ देंगे ले जाकर। अगर हानि होती तो पूंजी आपकी जो लगाई हुई पूंजी थी वो कम हो जाती, तो पूंजी में से माइनस कर देते। ये करते हैं दायित्व पक्ष में जब पूंजी को लिखेंगे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 सेल्फ अपने आप करना है। कोई भी अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके या फ़ोन से मुझसे पूछ सकते हैं सारे स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। आई थिंक आपको सब कुछ अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।